A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is comparative development experience of the India and its neighbor. Okay. So in this chapter we have already discussed too much topics like development path, a snapshot view, development path of China, development path of the Pakistan, and comparative analysis with reference to the demographic indicators, GDP as well as the HDI. Okay, so till here we have discussed. Okay, so in the next class we have discussed about the HDI indicators as well as the liberty indicators. So in today's class we are going to discuss the development strategies of the neighbors and abrasion. Okay, so let's get started. Okay, so topic जो है वो आपका है development strategies of the neighbors. Okay, so this is your today's topic that we are going to discuss, and hope so we will also complete this chapter as well as the syllabus in today's class itself. Okay, so let's start with that every nation follows a development strategies to advance its growth and development. Okay? हर एक जो कंट्री है वो क्या फॉलो करती है, कुछ अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है टू एडवांस इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को एडवांस करने के लिए. सो दीज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बिकम अ मॉडल फॉर लेसन एंड गाइडेंस टू द अदर नेशन. ठीक है, ये जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो एक मॉडल बन जाती है किसी भी लेसन के, कोई भी कंट्री के लिए एक लेसन और गाइडेंस हो जाती है अदर कंट्री के लिए एंड देयर डेवलपमेंट और उनके डेवलपमेंट के लिए भी. सो इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़, अगर हमें क्या है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखना है आवर नेबरिंग कंट्रीज़ का, सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट ऑफ देयर सक्सेस एंड द फेल्योर्स. ये ज़रूरी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनके व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ देयर सक्सेस एज वेल एज फ्रॉम वेयर दे हैव फेस देयर फेल्योर्स. ठीक है, वो कहाँ पे फेल हुए हैं, कहाँ पे उनका डिफरेंट कह सकते हैं कि उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी फेल्योरनेस कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हम को देखना पड़ेगा. सो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज. ठीक है, तो ये भी नेसेसरी है कि उनके बीच में डिस्टिंग्विशेस भी देखें एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज, जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके डिफरेंट फेजेस भी देखें. सो थ्रू कंट्रीज़ गो थ्रू देयर डेवलपमेंट फेजेस डिफरेंटली. ठीक है, सो डिफरेंट कंट्री क्या है वो अपनी डेवलपमेंट फेजेस को डिफरेंटली जाते हैं. ठीक है, सो लेट अस टेक द इनिशिएशन ऑफ द रिफॉर्म एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रिफॉर्म को ले लेते हैं एज अ पॉइंट ऑफ द रेफरेंसेस. सो रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्टली इन द चाइना. ये सबसे पहले जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, इन द चाइना. रिफॉर्म सो इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान and in India. तो चाइना में सबसे पहले ये जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था इट वाज इन 1978.
सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज 1978। पाकिस्तान में हुआ था इन 1988 और सबसे लास्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1991। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इकॉनमिक पॉलिसी पढ़ी थी ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डैट इज़ जुलाई 1991 में आई थी। क्या था वो, जिसमें हम लोग बात किए थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड दी ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ का क्या है, डिफरेंट एक रिफॉर्म का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन दी चाइना। कौन से ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई थी चाइना? ठीक है, सो चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड दी IMF टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जो चाइना था उसको कोई भी इंडिविजुअल या नॉट अ इंडिविजुअल, वर्ल्ड बैंक और IMF कभी भी उसको एक कंपल्शन नहीं की थी, इसको प्रेशर नहीं की थी दैट दे हैव टू आल्सो दी इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे इंडिया और पाकिस्तान को की थी। सो इट वाज द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी विच फोर्स चाइना टू इनिशिएट रिफॉर्म। ठीक है, तो इनिशियली जब हम लोग बात करते हैं, इनिशियली there were slow growth rate in China। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, स्लो ग्रोथ रेट था किसमें, चाइना में। ओके, so in 1978 the new leadership in China was dissatisfied with the slow pace of growth। ठीक है, तो जब 1978 में जो न्यू लीडरशिप चाइना में थी, 1978 में जो न्यू लीडरशिप थी चाइना में, वो क्या थी, चाइना की इकॉनमी का स्लो पेस ग्रोथ से बहुत डिससेटिस्फाइड। उन्हें लग रहा था कि ये बहुत कम है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। सो दे फेल्ट दैट So they felt that the Maoist vision on the economic development based on the decentralization, okay, जो Maoist का एक विजन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो किस पे बेस्ड था कि डिसेंट्रलाइजेशन पे, सेल्फ सफिशिएंसी पे एंड शनिंग ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, और जो भी फॉरेन टेक्नोलॉजी है एंड गुड्स एंड कैपिटल लैक्ड मॉडर्नाइजेशन हैड फेल्ड। ठीक है, तो जो भी सारे टेक्नोलॉजीज़ थे ये सारे क्या थे, बहुत ही लो थे, मतलब अपग्रेडेड नहीं टेक्नोलॉजी थे, ओल्ड टेक्नोलॉजी थे, इसलिए क्या होते वो इतना डेवलपमेंट उनसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो फेल्ड हो जा रहे थे। सो डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली लैंड रिफॉर्म हुआ, कलेक्टिवाइजेशन, जो भी लैंड थे उनका कलेक्टिव फॉर्म में था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर दी बेसिकली फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर इनिशिएटिव्स, और जो अदर इनिशिएटिव लिए गए थे। द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट इन 1978 वॉज द सेम एज इट वॉज इन द मिड 1950। ठीक है, जो पर कैपिटा ग्रेन जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे थे 1950, वो सेम उतने ही थे जितना 1950s में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो विथ रिफॉर्म इन 1978, जैसे ही रिफॉर्म किया हुआ 1978 में आता है, it was realized that establishment of the infrastructure in the areas of education and health, land reform, long existence of the decentralized planning and the existence of the small enterprises had
इंड्यूस्ड अ पॉजिटिव प्रोग्रेस इन सोशल एंड द इकोनॉमिक इनकम इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसी जो रिफॉर्म आया 1978 में, ये रियलाइज़ किया गया जो इंस्टेब्लिशमेंट है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन में, लैंड रिफॉर्म में, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जो भी लॉन्ग एग्जिस्टेंस है प्लानिंग का, डिसेंट्रलाइज का, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइज, जो स्मॉल एंटरप्राइज एग्जिस्ट कर रही है, हैड इंड्यूस्ड अ पॉजिटिव प्रोग्रेस इन द सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स। उनका क्या था, एक पॉजिटिव प्रोग्रेस था किसमें, सोशल और इनकम इंडिकेटर्स में। सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म, before the introduction of the reform, they had already been massive extension of the basic health services in the rural area। ठीक है, they have already been massive extension of the basic health services, जो भी health services है in the rural areas through the commune system, जो भी commune system वहाँ पे थे। There was more equitable distribution of food grains। ठीक है, वहाँ पे क्या था, more equitably food grains का distribution हो रहा था। Experts also point out that each reform measure was first implemented at a small level। ठीक है, एक्सपर्ट ये भी फाउंड किए कि जो भी रिफॉर्म मेजर था वो फर्स्ट इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुआ था, स्मॉल लेवल पे हुआ था, एंड देन एक्सटेंडेड ऑन अ मैसिव स्केल, फिर जो उसका एक्सटेंशन है वो लार्ज स्केल पे हो जाता है। सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म, ओके, इट वॉज ऑलरेडी डन। So further the experimentation under the decentralized government enabled to access the economic, political and social cost of the achievement of the failure। So example कह रहा है कि in agriculture by handing over plots of land to the individual for the cultivation, it brought prosperity to a vast number of the poor people। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा था जब चाइना का कि जो भी लैंड थी वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, तो जो भी उस पर टैक्स होता था उसको पेमेंट करने के बाद ऑल इनकम क्या हो जाती थी, वो सारे इंडिविजुअल की हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था सारे पीपल के लिए, दोज पीपल हुआ पुअर। सो इट क्रिएटेड कंडीशन फॉर द सब्सिक्वेंट फेनोमेनल ग्रोथ। इससे क्या हुआ, फेनोमेनल ग्रोथ हुआ इन द रूरल इंडस्ट्रीज़ में, एंड बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर द मोर रिफॉर्म। एक एज वेल एज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी का भी बेस हो गया फॉर दी आगे भी फर्दर रिफॉर्म्स के बेस हो। ठीक है, सो दिस इज द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन दी चाइना। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन दी पाकिस्तान। Development strategies in Pakistan. So, reform initiated in the country 1988 had the following led to the worsening of the all economic indicators। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ 1988 में, वो क्या कर दिया था, वर्सन कर दिया था सिचुएशन को और ज़्यादा, वर्सनिंग की all the basically all economic indicators, all the economic indicators। Okay, so compared to 1980s, the GDP growth rate and its sectoral constitutes have fallen in 1990s। ठीक है, अगर 1980s के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो जो GDP ग्रोथ रेट था और इसके सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन था वो 1990s तक और ज़्यादा फॉल कर गया, 80s में से भी ज़्यादा वो फॉल 1990s में कर दिया। सो दो डेटा ऑन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर पाकिस्तान इज़ क्वाइट हेल्दी, पॉवर्टी इज़ ऑन दी राइज। ठीक है, जो पॉवर्टी
पाकिस्तान में थी वो तो भी ठीक थी, तो भी जो पॉवर्टी लाइन के जो पीपल दोज हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज, वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था. सो द प्रपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस टू 25% इन 1980s फ्रॉम मोर देन 40% इन 1960. ठीक है, तो जो भी प्रपोर्शन पुअर रिड्यूस हो गया था आपका 25% इन 1980 फ्रॉम मोर देन 40% इन 1960, जो 40% 1960, बट इट स्टार्टेड राइजिंग अगेन इन रिसेंट डिकेड्स. फिर ये क्या हो गया था, रिसेंट डिकेड्स में देखा जा रहा है, तो अगेन ये जो रेट है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो गया है. ठीक है, फिर कह रहा है द रीज़न फॉर द स्लो डाउन ऑफ द ग्रोथ एंड द रे एमरजेंस ऑफ द पॉवर्टी आर नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन. ठीक है, जो भी रीज़न फॉर द स्लो डाउन of the growth and emergence of the poverty are the non-institutionalized agricultural growth, and food supply situation. ठीक है, तो जो भी ये जो ग्रोथ रेट था वो फॉल कर रहा था, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन. सो व्हेन देयर वाज अ गुड हार्वेस्ट, इकोनॉमी वाज इन गुड कंडीशन. जब हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, प्रॉपरली होगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि इकोनॉमी क्या होगी, वो गुड कंडीशन पे होगी. ठीक है, बट व्हेन इट वाज नॉट, इकोनॉमिक इंडिकेटर शोड स्टैग्नेशन और द नेगेटिव ट्रेंड. अगर ये प्रॉपरली नहीं होगी तो क्या होगा, इसका नेगेटिव ट्रेंड्स को देखने को मिलेगा. तो इंडिया हैड बोरो फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक टू सेट राइट इट बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, इंडिया एज वेल एज इंडिया जो था India had borrowed from IMF is International Monetary Fund, and the World Bank to set right its balance of payment account. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट था इंडिया का, वो क्या हो गया था, डेफिसिट में. ठीक है, वो क्या था, डेफिसिट में था, मीन्स आउटफ्लो हमारा ज़्यादा हो गया था फॉरेन एक्सचेंज का एज कम्पेयर टू इनपुट. तो इस केस में इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने बोरो किया था, कहाँ से, IMF एंड वर्ल्ड बैंक से. सो फॉरेन एक्सचेंज इज एन इसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री. ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है फॉर एनी कंट्री. Okay, so and it is important to know how it can be earned. So ये भी important है कि कैसे earn होता है. So if a country is able to build up its foreign exchange earning, अगर कोई भी country क्या है, able है वो foreign exchange earning को by sustainable export करके manufacturing goods का, if need not borrow. Okay, so most foreign exchange earning came from the remittances from the Pakistani workers in the Middle East and the export of the highly volatile agricultural product. ठीक है, जो भी मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ रही थी वो कहाँ से आई थी, कि जो भी डिफरेंट वर्कर्स क्या थे पाकिस्तानी, उनको कहीं और किसी और मिडिल ईस्ट में भेज दिया गया था. एंड दी एक्सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका आ रहा था, हाईली वोलाटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. वोलाटाइल मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच इज़ नॉट फिक्स, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, उन सारे के थ्रू हो. सो देर वॉज इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन लोन्स. ठीक है, एक और तो क्या था कि डिपेंडेंसी फॉरेन लोन पे बहुत ज़्यादा हो गई थी पाकिस्तान में, एंड राइजिंग डिफ़िकल्टी पेइंग बैक टू लोन. एक और तो लोन बहुत ज़्यादा हो गया था, और दूसरी डिफ़िकल्टी ये थी कि उनको पे बैक करना था. सो ये सारी प्रॉब्लम क्या थी, पाकिस्तान सफ़र कर रहा था. सो हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान हैज़ रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक
ग्रोथ, पाकिस्तान हैज़ रिकवर्स इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को रिकवर किया एंड हैज़ बीन सस्टेन करा इन 2017-18 द एनुअल प्लान 2019-20 रिपोर्ट्स दैट द GDP रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ द 5.5%। यहाँ का जो GDP था वो उसका ग्रोथ रेट क्या था, 5.5% था। ओके, फार फ्रॉम दी सेटिस्फैक्ट्री लेवल, जो क्या था वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल से फार था। ओके, सो रिकॉर्डेड रेट फार फ्रॉम दी सेटिस्फैक्ट्री लेवल, जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल से उससे बहुत फार था। एंड इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ था इट वॉज ओनली 4.9 एंड 6.2% रिस्पेक्टिव। So many macroeconomic indicators like employment, national income, aggregate demand, aggregate supply also began to show stable and the positive trends. वो भी क्या करते हैं, stable और positive trends को show करते हैं। Okay, now the last topic of this chapter, that is performance analysis. Okay, so performance analysis. Topic is performance analysis. अब performance analysis में what we are going to discuss, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों जो कंट्री इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस था, चाइना का परफॉर्मेंस कैसा था, एज वेल एज पाकिस्तान का कैसा था। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद दी इंडिया के साथ स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया विद द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपको पता है इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1991, और इंडिया में रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1991 में। ओके, एंड हैव बीन एक्सीलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट कर दिया था। अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, अभी भी जो मेजॉरिटी थी हमारे यहाँ की वो एग्रीकल्चर पे ही क्या थी, बेस्ड। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे कंट्री का वो भी बहुत सारे पार्ट्स में नहीं था इतना प्रॉपर जितना होना चाहिए। सो मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन का अगर हम लोग 1/4 लेते हैं, दे ऑल आर दी बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इट इज़ येट टू रेज इट्स पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अभी भी क्या था, देयर शुड नीड टू बी रेज द पर कैपिटा इनकम को नीड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो भी पीपल हैं वो आर रिसाइडिंग इन द कंट्री, उनका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, दैट लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन पे है। ठीक है, सो दिस वाज द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द इंडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज चाइना। Okay, so in China the lack of the political freedom and its implication for the human right are the major concern। ठीक है, वहाँ पे क्या था, lack of the political freedom था and implication for the human right are major concern। ठीक है, वो major concern था। Yet the last 4 decades, अगर last 4 decades का देखते हैं, so it used market system, वो लोग क्या थे, market system को भी यूज़ कर रहे थे without losing the political commitment, मतलब मार्केट सिस्टम को भी यूज़ कर रहे थे और पॉलिटिकल कमिटमेंट को भी वो लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब दोनों को ही फॉलो कर रहे थे। चाइना परफॉर्मेंस हैज़ बीन बेस्ट कंपैरेटिवली, चाइना का परफॉर्मेंस बेस्ट था बिकॉज ऑफ द कंडीशन इज इट हैज़ अचीव सक्सेस इन रेजिंग द ग्रोथ लेवल अलॉन्ग विद द पॉवर्टी एलिविएशन, उन्होंने ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ किया पॉवर्टी एलिविएट करने के बाद, करके भी कर दिया। सो इट हैज़ यूज द मार्केट सिस्टम विदाउट यूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट, उन्होंने पॉलिटिकल कमिटमेंट को बिना लूज किए मार्केट सिस्टम को फॉलो किया। अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान की तरह विच आर अटेम्प्टिंग टू प्राइवेटाइज देयर पब्लिक सेक्टर, उसकी तरह ना हो करके क्या वो इंडिया और पाकिस्तान क्या है वो सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर रही थी, उसकी तरह ना करके चाइना हैज़ यूज द मार्केट मैकेनिज़्म, चाइना ने मार्केट मैकेनिज़्म को यूज़ किया टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कि जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा कैसे प्रॉपरली हम लोग यूज़ करें, उन्हें कैसे क्रिएट करें। ठीक है, सो रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड अलाउइंग इंडिविजुअल टू कल्टिवेट लैंड
हैज़ इनेबल चाइना टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप को रिटेन करके रोके ऑफ लैंड और अलाउइंग इंडिविजुअल को अलाउ कर दिया कि आप लोग अपनी लैंड पे इंडिविजुअली लैंड पे कल्टीवेट करो। चाइना को क्या किया, वो सोशल सिक्योरिटी भी रूरल एरियाज में दे दी। सो अ पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर हैव बीन ब्रॉट by the public intervention in providing social infrastructure even prior to reform 1978। फिर 1978 के पहले भी वो लोग क्या करते थे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे, ठीक है। लास्ट वन इज दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का देखते हैं। So Pakistan performance has been the lowest out of the 3 countries। जो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस था वो तीनों कंट्री मीन्स इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, तीनों कंट्री से ही क्या था, बहुत ही लोएस्ट था। क्यों? सबसे पहला ड्यू टू ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में क्या था, कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत रैंडमली, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी, जिससे कोई भी एक गवर्नमेंट आती तो वो पॉलिसीज़ बनाती, बट सेकेंड आती उसको रिजेक्ट करती, देन वो नई पॉलिसी बनाती। तो इससे क्या था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, ठीक है। सो ओवर डिपेंडेंस ऑन दी रेमिटेंसेज एंड दी फॉरेन ट्रेड, वो लोग क्या थे, ओवर डिपेंडेंट थे इस पर। कि जो भी वो लोग अपने वर्कर्स को, जो भी पाकिस्तानी वर्कर्स थे, वो लोग उनको क्या कर रहे थे, फॉरेन में सेंड कर रहे थे। उनकी इनकम रेट ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एज वेल एज फॉरेन एड, कि कोई और कंट्री क्या करेगी, उन्हें एड प्रोवाइड करेगी, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुए थे। वोलाटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का था वो क्या था, वोलाटाइल था, मतलब उसका डेवलपमेंट एक फिक्स्ड नहीं था, स्टैग्नेंट नहीं होकर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर डे बाय डे एकदम फॉल करता चला जा रहा था, ठीक है। ओके, सो येट लास्ट 3 years many macroeconomic indicators begin showing positive and higher growth rate reflecting the economic recovery, ठीक है। लास्ट 3 years का देखते हैं तो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, नेक्स्ट वन इज नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव और हायर ग्रोथ रेट को शो कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, इकोनॉमी में रिकवरी को शो कर रहा है। सो रिकवरी फ्रॉम दी अर्थक्वेक ऑफ 2005 वॉज अ चैलेंज, ठीक है। जो भी रिकवरी हुई कहाँ से, अर्थक्वेक से 2005, वो भी क्या थी, एक चैलेंज थी, विच टुक नियरली 75,000 लाइव्स एंड ऑल्सो रिजल्टेड इनॉर्मस लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, 75,000 लाइफ क्या हुई, बहुत ज़्यादा सफ़र की, एज वेल एज ऑल्सो रिजल्टेड इन दी इनॉर्मस लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा लॉस हुई। सो रिकवरी फ्रॉम, ओके, यस, सो डिस्पाइट ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम के बाद द कंट्री इज़ होपिंग टू इम्प्रूव दी सिचुएशन, कंट्री क्या होप कर रही है, अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करने का, बाय दी मेंटेनिंग दी हाई रेट ऑफ GDP ग्रोथ। कैसे, कि जो भी हाई रेट GDP ग्रोथ करके अपनी सिचुएशन को कंट्री क्या कर रही है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो सिचुएशन उनकी कवर अप हो जाए, ठीक है। तो द लास्ट वन इज दैट इज कंक्लूजन, मतलब इस चैप्टर का हाउ यू कैन कंक्लूड, इसको कंक्लूड आप कैसे करोगे। सो कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल्दो चाइना हैज बीन एबल टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस, कि चाइना क्या है, एक सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस को अचीव कर लिया है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव लॉट टू फोकस ऑन एंड अचीव द ईयर्स टू कम, और इंडिया और पाकिस्तान को क्या है, अभी इन्हें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, कि वो कैसे दे हैव टू डू मच मोर थिंग्स, सो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दी प्रॉब्लम्स, कैसे वो सारे प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, ओके। सो पाकिस्तान हैव अ लॉट टू फोकस, पाकिस्तान और इंडिया को बहुत फोकस करना है इन अपकमिंग ईयर्स, जो भी कमिंग ईयर्स हैं उनमें उन्हें ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम दी मोर एंड मोर एंड दे कैन ऑल्सो रीच दी डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज वो अपनी सिचुएशन को, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें वो डेवलपमेंट कर सकें, ओके। हाँ,
So this is all about your today's class, as well as this is all about the chapter of the last chapter of Indian economic development. From this we have completed the whole syllabus of the economics. We have completed all the chapters of macroeconomics as well as Indian economic development. Okay, so thanks a lot.